बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो पेरेंट्स एहतियात नहीं करते। एक जरा सी माँ की बात की या फिर डॉक्टर्स की लापरवाही बच्चे को सारी जिंदगी के लिए जहनी माजूर, जिस्मानी माजूर या फिर टोटली पैरालाइज भी कर सकती है। बच्चा चलने फिरने से भी रह सकता है, बोलचाल से भी रह सकता है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बात कर रही हूं टॉर्च वायरस की, जो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताती हूँ कि टॉर्च वायरस 5 तरह के वायरसेस से मिलकर टॉर्च वायरस बनता है, जिसके टी का मतलब टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है, ओ का मतलब अदर्स यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, आर का मतलब रूबीला वायरस होता है, सी का मतलब साइटोमेगालो वायरस होता है और एच का मतलब हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, जिसको HSV भी बोलते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये ही नहीं पता होता कि ये अगर माँ के अंदर इस तरह की कोई भी वायरस पाया जा रहा है, कोई भी इनमें से वायरस पॉजिटिव है, तो वो डेफिनेटली थ्रू प्लेसेंटा आपके फीटस को जाकर अफेक्ट कर रहा है। लेकिन मोस्टली डॉक्टर्स इस चीज को ध्यान नहीं देते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बर्थ के बाद भी अगर फौरी तौर पर बच्चे को ट्रीट करवा लिया जाए तो वो सबसे बेहतरीन चीज होती है और बच्चा अपाहिज होने से ठीक हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी टोक्सोप्लाज्मोसिस की। टोक्सोप्लाज्मोसिस बेसिकली एक वायरस है जिसको फैलाने में एक प्रोटोजोन टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई का रोल होता है, जो कि एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ये एक वायरस होता है जो कि अगर जरूरी नहीं है कि ये पहले से ही किसी वुमेन के अंदर मौजूद हो। अगर तो किसी वुमेन के अंदर पहले मौजूद होता है तो उसको अपनी टेस्ट करवाकर और फिर उसका इलाज करवाना चाहिए। लेकिन मोस्टली वुमेन्स को ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, जिसकी वजह से ना उनको इस चीज की आगाही होती है, बल्कि जो उनकी गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, उनकी डॉक्टर्स होती हैं, वो उनको इस चीज के बारे में बताती ही नहीं है और ना ही इसके मुतालिक कोई टेस्ट करवाती हैं। तो इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको जितनी भी रॉ प्रोडक्ट्स होती हैं और जो पार्शली कुक्ड मीट खसूसन, इससे परहेज करना होगा। फुल कुक्ड चीजें आपको खानी होगी। दूसरी चीज क्या है कि जो ये इन्फेक्टेड कैट्स होती हैं, यानी जो बिल्लियां होती हैं, जो इस इन्फेक्शन, बिल्लियों के अंदर ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है, उनका जो फीसेस होता है उससे ये फैलता है इन्फेक्शन, उससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से। इसके बाद ट्रांसप्लेसेंटली का मतलब ये है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसको ये न्यूली जो वायरस है ना वो न्यूली इन्फेक्ट कर रहा है, न्यूली उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज हो चुका है, तो ये चीज भी जाकर बेबी को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा कोई इस तरह की प्रोडक्ट जिस तरह आप बाहर से प्रोसेस्ड चीजें लेकर खाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खसूसन इन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। अब अगली बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं इसकी बात करूं तो 70 to 90% जब बेबीज की बर्थ होती है तो वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उस वक्त तो कोई सिम्टम उनको नहीं लग रहा होता है, जिसकी बिना पर पेशेंट को और उसके बेबी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पेशेंट जो बेबी है उसके अंदर कोरियोरेटिनाइटिस की डिजीज भी हो सकती है, जो कि एक आंखों की डिजीज होती है जिसमें उसका कोराइड और रेटिना वाला जो पार्ट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही होती है। इसके अलावा हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि उसको कोई ना कोई दिमागी बीमारी, कोई कार्सिनोमा या कोई इस तरह की बीमारी भी हो सकती है। ऑक्यूलर टोक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कोरियोरेटिनाइटिस, जिसको रेटिनोकोराइडाइटिस भी कहा जाता है, इसके अंदर सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो वीएन कम होना शुरू हो जाती है। जो बेबी होगा उसकी वीएन कम होने लगेगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि उसके जो विट्रस होगा उसके ऊपर एक वाइट सी अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी। और जब हम ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू जब हम एक बेबी का एग्जामिन करते हैं तो उसके अंदर हमें इस तरह नजर आएगा जिस तरह कोई
धुंध के अंदर जब आपने कोई हेडलाइट आपने कभी देखा होगा कि जलती हुई किस तरह लग रही होती है, बिल्कुल इसी तरह की अपीयरेंस देगी। और अक्सर ये भी होता है कि जब हम इसको ट्रीट कर देते हैं तो ये रिकरेंट भी लाइंस दोबारा होना शुरू हो जाती है। इन चीजों की अवेयरनेस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को और अपने बच्चों को एहतियात से रख सकें। इसके बाद अगर मैं कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करूं, कंजेनिटली उनको क्या क्या कुछ हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कोरियोरेटिनाइटिस हो सकता है, इसके अलावा हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, इसके अलावा उनको बचपन से ही जॉन्डिस हो सकता है, फीवर हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं। इसके अलावा साइकोमोटर रिटार्डेशन, ये साइकोमोटर रिटार्डेशन ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है जिसमें बेबी का जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल सिग्नल्स नहीं भेजता, बेबी मूवमेंट में नहीं आता। और अक्सर लोग ये समझते हैं शायद अभी बच्चा छोटा है, वो मूवमेंट सीख नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी आपके बेबी के फीवर हो, रैश हो, तो कभी भी उसको सेल्फ मेडिकेशन मत करें। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप जरूर सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक आम माँ बाप हैं तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल अपने सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर नहीं रखना चाहिए बेबी को। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की बात करूं तो सबसे पहले हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाते हैं, जिसके अंदर एलिजा टेस्ट होता है, मैटरनल आईजीजी टेस्ट होता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपके अंदर मौजूद इन्फेक्शन है या नहीं। इसके बाद जो होता है कल्चर टेस्ट होता है जो कि आपके प्लेसेंटा से या फिर आपकी जो नाफ होती है उससे किया जाता है। इसके बाद जो टेस्ट आता है वो पीसीआर टेस्ट होता है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, सीएसआर और प्लेसेंटा की सारी टेस्टिंग की जाती है और पता चलता है कि इन्फेक्शन किस हद तक है। और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसके लिए आईजीएम और आईजीए टेस्ट हम करवाते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके बेबी को कोई भी जॉन्डिस, फीवर, रैश या कुछ भी होता है तो मैंने पहले भी आपको कहा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दूसरा, जॉन्डिस के लिए हम लोग भी ये रिकमेंड करते हैं कि धूप की किरणें लगानी चाहिए, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि वही बेबी के लिए काफी होंगी। उसको हो सकता है कि टॉर्च वायरस इन्फेक्ट कर रहा हो, तो इसके लिए आपने डॉक्टर को जरूर रिकमेंड करना है सबसे पहले। और इसके बाद अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कफ रहती है या फिर नजला होता है तो आप उसके लिए कफ सिरप या फिर कोई इस तरह की मेडिसिन यूज कर लेती हैं। वो आपको तो ठीक कर देगी लेकिन आपके बेबी को जाके जरूर इफेक्ट करेगी। तो इस चीज के लिए एहतियात करें ताकि आपका बच्चा सारी जिंदगी की माजूरी से बच सके। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।